हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी डॉक्टर सदफ अमरीन और आज हम डिस्कस करेंगे रिसर्च का टॉपिक टाइप ऑफ स्टडी डिज़ाइन। ठीक है, कितने तरीके का होता है, ये एक डिटेल वीडियो होने वाला है। तो सबसे पहले एक चार्ट देख लेते हैं ताकि आपको पहले पॉइंट्स पता चल जाएं कि कौन कौन से रिसर्च डिज़ाइन है और उसके अंदर कौन कौन आता है। पहले ये आपको एक क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो रिसर्च जो डिज़ाइन होते हैं, स्टडी डिज़ाइन जो होते हैं, वो चार तरीके के होते हैं। एक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन होता है, दूसरा ऑब्जर्वेशनल रिसर्च डिज़ाइन, एक डायग्नोस्टिक रिसर्च डिज़ाइन होता है, एक होता है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन भी दो तरीके के होते हैं, फॉर्मल एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन एंड इनफॉर्मल एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। फॉर्मल एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन की अगर बात करें तो ये होते हैं कंप्लीटली रेंडमाइज ट्रायल, रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, फील्ड ट्रायल एंड कम्युनिटी ट्रायल। ठीक है, कंप्लीटली रेंडमाइज ट्रायल के अंदर दो ग्रुप, सिंपल रेंडमाइज डिज़ाइन आता है जिसके अंदर पैरेलल ट्रायल्स आते हैं, क्रॉसओवर डिज़ाइन आते हैं, या फिर रैंडम रेप्लिकेशन डिज़ाइन आता है। रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल जो होते हैं उसके अंदर आते हैं क्लिनिकल ट्रायल, रैंडमाइज ब्लॉक डिज़ाइन, लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन एंड फैक्टोरियल डिज़ाइन। फील्ड ट्रायल्स के अंदर प्रिवेंटिव ट्रायल्स आते हैं, रिस्क फैक्टर ट्रायल्स आते हैं, सीजेशन एक्सपेरिमेंट आते हैं, ट्रायल्स ऑफ इटियोलॉजिकल एजेंट, इवोल्यूशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज, और होते हैं कम्युनिटी ट्रायल्स। फिर उसके बाद जो ऑब्जर्वेशनल रिसर्च डिज़ाइन होते हैं वो भी दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं डिस्क्रिप्टिव, एक होते हैं एनालिटिकल। डिस्क्रिप्टिव के अंदर आता है क्रॉस सेक्शनल स्टडी डिज़ाइन, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी डिज़ाइन, केस स्टडीज, केस रिपोर्ट सीरीज एंड द कोरिलेशनल स्टडीज। एनालिटिकल में आते हैं केस कंट्रोल स्टडी डिज़ाइन। ठीक है, यहाँ आ रहा है क्रॉस सेक्शनल, यहाँ आ रहा है केस कंट्रोल स्टडी डिज़ाइन। कोहर्ट स्टडीज इज एनालिटिकल स्टडी डिज़ाइन, रेट्रोस्पेक्टिव कोहर्ट, रेट्रोस्पेक्टिव प्रोस्पेक्टिव कोहर्ट स्टडी डिज़ाइन। डायग्नोस्टिक रिसर्च डिज़ाइन के अंदर हम पढ़ते हैं स्क्रीनिंग डिज़ाइन के बारे में, और एक्सप्लोरेटरी में पढ़ते हैं सर्वे कंसर्निंग लिटरेचर के बारे में, इनसाइड स्टिमुलेटिंग स्टडीज एंड एक्सपीरियंस सर्वे। अब इनको मैं एक एक को लूंगी और डिटेल में आपके साथ शेयर करूंगी। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं टाइप ऑफ स्टडी डिज़ाइन के अंदर, जिसमें मैंने बताया सबसे पहले आपको एक्सपेरिमेंटल स्टडी डिज़ाइन। तो एक्सपेरिमेंटल स्टडी डिज़ाइन के अंदर हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाता है फॉर अ कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल। प्रिंसिपल क्या है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन का? यहाँ पे तीन प्रिंसिपल होते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन के: प्रिंसिपल ऑफ रेप्लिकेशन, प्रिंसिपल ऑफ रेंडमाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ लोकल कंट्रोल। रेप्लिकेशन का मतलब क्या है? एक्सपेरिमेंट शुड बी रिपीटेड मोर देन वंस, यानी एक्सपेरिमेंट जो है रिपीट होना चाहिए एक से ज़्यादा बार। ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ रेंडमाइजेशन होता है कि यहाँ एक्सपेरिमेंट शुड बी कंडक्टेड अगेंस्ट द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर बाय द रेंडमाइजेशन। एक प्रिंसिपल ऑफ लोकल कंट्रोल होता है, यहाँ पे एक्सटर्नल फैक्टर जो है, वेरिएबल्स हैं, वो जो है आर मेड टू वेरी डेलिबरेटली ओवर आ वाइड रेंज ऑफ टू एलिमिनेट करने के लिए एक्सटर्नल एरर। सबसे पहले आता है इसके अंदर फॉर्मल एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। फॉर्मल के अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंप्लीटली रेंडमाइज्ड ट्रायल। ये इन्वॉल्व करता है दो प्रिंसिपल, यानी जो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के आपके मैंने बताया कि तीन प्रिंसिपल होते हैं, तो अगर हम कंप्लीटली रैंडमाइज ट्रायल के बारे में बात करते हैं तो इसके अंदर सिर्फ दो प्रिंसिपल इन्वॉल्व होते हैं, रेप्लिकेशन एंड रैंडमाइजेशन। दे आर यूज्ड व्हेन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप हैपन टू बी होमोजेनस। जब एक्सपेरिमेंटल ग्रुप हमारे होमोजेनस होते हैं तो हम कंप्लीटली रैंडमाइज ट्रायल इस्तेमाल करते हैं। ये भी दो तरीके का होता है, जैसे मैंने बताया था, एक पैरेलल ट्रायल्स होते हैं, क्रॉसओवर ट्रायल डिज़ाइन होते हैं। पैरेलल ट्रायल्स जो होते हैं इन्हें सब्जेक्ट को एलोकेट कर दिया जाता है दो ग्रुप्स के अंदर, एक टेस्ट ग्रुप जिसमें टेस्ट ड्रग दी जाती है, एक कंट्रोल ग्रुप होता है जिसमें कंट्रोल ड्रग दी जाती है। क्रॉसओवर डिज़ाइन में क्या करते हैं? सब्जेक्ट गेट बोथ ट्रीटमेंट इन सीक्वेंस, यानी सब्जेक्ट जो है उनको दोनों ही ट्रीटमेंट मिलते हैं सीक्वेंस में, यानी पहले कंट्रोल फिर टेस्ट ट्रीटमेंट दिया, फिर उसके बाद या फिर ऐसा किया पहले टेस्ट ड्रग दे दी फिर कंट्रोल ट्रीटमेंट दिया। ठीक है, जैसे टेस्ट ग्रुप, टेस्ट ड्रग, फिर कंट्रोल ट्रीटमेंट, फिर कंट्रोल ग्रुप में कंट्रोल ट्रीटमेंट, फिर टेस्ट ड्रग दिया। अब जो ये पैरेलल ट्रायल्स होते हैं इनका एडवांटेज क्या होता है? ठीक है, देखते हैं पैरेलल ट्रायल करने से क्या फ़ायदा होता है। इजी टू कंडक्ट, करना आसान होता है इन्हें, इसमें टाइम भी कम लगता है ऑब्जेक्टिव अपने हासिल करने में, और ड्रॉप आउट करने के चांसेस कम होते हैं क्योंकि कॉन्टेक्ट जो होता है बहुत कम होता है। मोर सुटेबल होता है फॉर क्लिनिकल फेज फर्स्ट एंड सेकंड के लिए। क्रॉसओवर डिज़ाइन जो है उसका क्या फ़ायदा होता है? ये वेरिएबिलिटी इन ड्रग रिस्पॉन्स को मिनिमाइज करता है। इट इज़ सुटेबल फॉर द रिवर्सिबल डिजीज लाइक जैसे कि डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन वगैरह, इनके अंदर जो है रिवर्सिबल रिवर्सिबल जो डिजीज़ होती हैं उनके अंदर जो है ये सुटेबल होता है। द टाइम पीरियड इज टू लॉन्ग, द कंडीशन इज रिलेटिवली स्टेबल एंड कैरी आउट द इफेक्टिव आर नॉट प्रोबेबल, नॉट अ प्रॉब्लम।
नेक्स्ट आता है रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल। रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल एक तरीके का ट्रू एक्सपेरिमेंट होता है जिसके अंदर रिसर्चर रैंडमली असाइन कर देता है कुछ पेशेंट को टू एटलीस्ट वन ट्रीटमेंट एंड अदर पेशेंट टू द प्लेसिबो। कुछ को ट्रीटमेंट वाले ग्रुप में डाल देते हैं, कुछ को प्लेसिबो में डाल देते हैं, ठीक है, और या फिर यूजुअल ट्रीटमेंट का। इन इट इज़ द क्लासिकल वे टू इवेल्युएट द एफिकेसी और द इफेक्टिवनेस ऑफ द ड्रग, ठीक है। ये एक क्लासिकल तरीका होता है जिसके जरिए हम एफिकेसी और इफेक्टिवनेस ऑफ द ड्रग को पता करते हैं। फिर आते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स। क्लिनिकल ट्रायल्स को मैं एक अलग से वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी जिसमें मैं उसमें डिटेल में शेयर करूंगी, वरना ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। क्लिनिकल ट्रायल एक अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, तो यहाँ आपको मैं एक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ खाली। क्लिनिकल ट्रायल इज ऑपरेशनली डिफाइंड एज प्रोस्पेक्टिव बायोमेडिकल और बिहेवियरल रिसर्च स्टडीज ऑफ ह्यूमन सब्जेक्ट, जिनको डिजाइन किया जाता है किस लिए, आंसर करने के लिए कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन को अबाउट द बायोमेडिकल एंड बिहेवियरल इंटरवेंशन। इंपॉर्टेंस क्या होती है क्लिनिकल ट्रायल की, बिकॉज दे ऑफन लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ मोर इफेक्टिव ट्रीटमेंट, क्योंकि इनकी वजह से क्या होता है, ज़्यादा इफेक्टिव ट्रीटमेंट का डेवलपमेंट होता है क्लिनिकल ट्रायल की वजह से। दीज स्टडीज आंसर इंपॉर्टेंट साइंटिफिक क्वेश्चन, और इनसे हमें जवाब मिलते हैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट साइंटिफिक क्वेश्चन की वजह से, जिसकी वजह से क्या होता है, फ्यूचर एडवांसेस होता है केयर में। एंड ऑलमोस्ट जितनी भी प्रोग्रेस होती है ट्रीटमेंट के अंदर वो हमें मिलती है क्लिनिकल ट्रायल के थ्रू। क्लिनिकल ट्रायल के भी फेजेस होते हैं, एक फेज 0 होता है, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4। इसको मैं आपको अलग से एक वीडियो में शेयर करूंगी, फेज 1 में, फेज 2 में, फेज 3 में क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं रेंडमाइज ब्लॉक डिजाइन। इन द रेंडमाइज ब्लॉक डिजाइन, इसके अंदर क्या होते हैं, लोकल डिजाइन कंट्रोल कैन ऑल्सो बी अप्लाइड अलॉन्ग विद द अदर टू प्रिंसिपल, यानी जो 3 प्रिंसिपल थे हमारे एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के, प्रिंसिपल ऑफ रेप्लिकेशन, प्रिंसिपल ऑफ रैंडमाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ लोकल कंट्रोल, तीनों अप्लाई किए जाते हैं। एंड द नंबर ऑफ सैंपल इन द गिवन ब्लॉक वुड बी रैंडमली असाइन टू द ईच ट्रीटमेंट, यानी जितने सैंपल सब्जेक्ट होंगे हर एक ब्लॉक के अंदर उन्हें रैंडमली असाइन किया जाता है हर एक ट्रीटमेंट के लिए। फिर आता है लैटिन स्क्वायर डिजाइन और फैक्टोरियल डिजाइन। लैटिन स्क्वायर डिजाइन जो होता है, ज़्यादा व्हेन मोर देन वन ट्रीटमेंट आर हमें कंपेयर करना होता है साइमल्टेनियसली, तो हम इस्तेमाल करते हैं लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन। ज़्यादातर ये एग्रीकल्चर रिसर्च में इस्तेमाल किया जाता है। और फैक्टोरियल डिज़ाइन उस स्टडी को, इस स्टडी में क्या होता है, बहुत सारे फैक्टर्स जो होते हैं एग्जामिन किए जाते हैं एक साथ, एंड इट इज़ यूज इन द एक्सपेरिमेंट, जहाँ पे इफेक्ट जो होता है मोर देन वन फैक्टर का हमें डिटरमाइन करना होता है, तो हम इस्तेमाल करते हैं फैक्टोरियल डिज़ाइन। फील्ड ट्रायल, फील्ड ट्रायल्स इन्वॉल्व करते हैं हेल्दी इंडिविजुअल्स को, वेरस क्लिनिकल ट्रायल के अंदर क्या होते हैं, ज़्यादातर डिजीज पीपल इन्वॉल्व होते हैं। फील्ड ट्रायल और क्लिनिकल ट्रायल में क्या फ़र्क है, फील्ड ट्रायल्स के अंदर हेल्दी इंडिविजुअल इन्वॉल्व होते हैं, जबकि क्लिनिकल ट्रायल के अंदर डिजीज पीपल इन्वॉल्व होते हैं। इसके अंदर सब्जेक्ट जो होते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनलाइज होते हैं, और अल्टीमेट इंटरेस्ट जो होता है फील्ड ट्रायल का जो होता है इज द प्रोपोर्शन ऑफ द पोटेंशियल डिजीज प्रिवेंटेड एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरवेंशन, ठीक है। फिर फील्ड ट्रायल्स भी फर्दर कई टाइप का होता है, प्रिवेंटिव ट्रायल्स होते हैं, रिस्क फैक्टर ट्रायल्स होते हैं, सिजेशन एक्सपेरिमेंट है, ट्रायल ऑफ इटियोलॉजिकल एजेंट के लिए होते हैं, एंड इवेल्यूशन ऑफ द हेल्थ सर्विसेज। फिर आते हैं हमारे कम्युनिटी ट्रायल्स। कम्युनिटी ट्रायल्स के अंदर जो यूनिट ऑफ रेंडमाइजेशन होता है इज अ ग्रुप और अ कम्युनिटी होता है, सो दैट वन कम्युनिटी रिसीव इंटरवेंशन यानी स्टडी ग्रुप, एंड दूसरी जो होती है रिसीव करती है इंटरवेंशन कंट्रोल ग्रुप, तो इसे बोलते हैं हम कम्युनिटी ट्रायल। ये हुआ कंप्लीट हमारा एक्सपेरिमेंटल स्टडी डिज़ाइन। फिर आता है जो हमने बताया कि 2 तरीके के था, यानी फॉर्मल को फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। तो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन का अभी हमने कंप्लीट किया फॉर्मल डिज़ाइन। अब अगर हम बात करें इनफॉर्मल एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, इसमें भी फर्दर डिवीज़न है, यानी बिफोर एंड आफ्टर कंपैरिजन, विदाउट कंट्रोल डिज़ाइन, या फिर प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन। इसमें भी कई तरीके के होते हैं। एक होता है प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन। इसके अंदर क्या करते हैं, इस डिज़ाइन के अंदर ओनली वन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप ऑफ द पेशेंट इज सेलेक्टेड एंड द डिपेंडेंट वेरिएबल इज मेजर्ड बिफोर एंड आफ्टर द ट्रीटमेंट। इस डिज़ाइन के अंदर एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को पेशेंट को सेलेक्ट किया जाता है और एंड द डिपेंडेंट वेरिएबल्स मेजर किए जाते हैं आफ्टर एंड बिफोर द ट्रीटमेंट, एंड द इफेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट मेजर किया जाता है एज द डिफरेंस इन द डिपेंडेंट वेरिएबल बिफोर एंड आफ्टर द ट्रीटमेंट। ये हुआ प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन। एक आता है हमारा बिफोर एंड आफ्टर कंपैरिजन विद कंट्रोल। इसमें क्या करते हैं, इन दिस डिज़ाइन 2 ग्रुप ऑफ सब पेशेंट आर सेलेक्टेड, 2 ग्रुप पेशेंट के सेलेक्ट किए जाते हैं, एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल, एंड द डिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है वो मेजर किया जाता है दोनों ग्रुप में फॉर एन आइडेंटिकल टाइम के लिए, बिफोर द ट्रीटमेंट के लिए, ट्रीटमेंट से कुछ देर टाइम पहले के लिए दोनों ग्रुप ऑफ को मेजर किया जाता है, ठीक है। द ट्रीटमेंट इज देन इंट्रोड्यूस, उसके बाद फिर उनको ट्रीटमेंट दिया जाता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में,
और एंड द डिपेंडेंट वेरिएबल मेजर किया जाता है दोनों के अंदर फॉर बोथ आइडेंटिकल पीरियड ऑफ टाइम के लिए आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ द ट्रीटमेंट। यानी इसमें क्या किया, दो पेशेंट ग्रुप के लिए, दो ग्रुप ऑफ पेशेंट लिए, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एक कंट्रोल ग्रुप ले लिया, ठीक है। एंड उसके बाद डिपेंडेंट वेरिएबल को मेजर करते हैं दोनों ग्रुप के अंदर कुछ आइडेंटिकल पीरियड ऑफ टाइम के लिए बिफोर ट्रीटमेंट। फिर जो है ट्रीटमेंट इंट्रोड्यूस किया जाता है सिर्फ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के अंदर, और फिर वेरिएबल को मेजर किया जाता है दोनों के अंदर, देखते हैं कि ट्रीटमेंट इंट्रोडक्शन करने से क्या इफेक्ट आया, ठीक है। एक होता है आफ्टर ओनली विद कंट्रोल डिजाइन यानी पोस्ट टेस्ट डिजाइन। इसमें लेवल ऑफ स्टडी वेरिएबल ए जिसके अंदर फिर ट्रीटमेंट देते हैं, फिर लेवल ऑफ स्टडी वेरिएबल आफ्टर द इंटरवेंशन एक्स, फिर लेवल कंट्रोल वेरिएबल जो बी है जिसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया, फिर लेवल ऑफ कंट्रोल वेरिएबल विदाउट एन इंटरवेंशन वाई, फिर जो ट्रीटमेंट इफेक्ट है वो मेजर किया जाता है एक्स माइनस वाई करके। नेक्स्ट जो डिज़ाइन आता है ऑब्जर्वेशनल रिसर्च डिज़ाइन जिसके अंदर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन होता है, ठीक है। उसके अलावा एक होता है हमारा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन के अंदर कौन कौन से आते हैं, क्रॉस सेक्शनल स्टडी डिज़ाइन है, लॉन्गिट्यूडनल है, केस रिपोर्ट सीरीज है। तो क्रॉस सेक्शनल स्टडी डिज़ाइन से आप क्या समझते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज प्रीवैलेंस स्टडी। ये इंपॉर्टेंट है, क्रॉस सेक्शनल को ही प्रीवैलेंस स्टडी भी बोला जाता है। ये एक सिंगल एग्जामिनेशन स्टडी होती है या फिर क्रॉस सेक्शन भी बोलते हैं, और फिर पॉपुलेशन इन अ डिफाइंड एरिया। यहाँ पे रिसर्चर जो है मेजर करता है एक्सपोजर को एंड द डिजीज साइमल्टेनियसली इन अ डिफाइंड पॉपुलेशन। ओके, ये हुई हमारी क्रॉस सेक्शनल स्टडी डिज़ाइन। फिर आती है लॉन्गिट्यूडनल स्टडी डिज़ाइन। यहाँ पे क्या करते हैं, रिपीटेड ऑब्जर्वेशन ऑन अ सेम सैंपल ऑफ द पॉपुलेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लिए जाते हैं, इसे बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। यानी एक ही पॉपुलेशन के बार बार रिपीटेड ऑब्जर्वेशन ले जाते हैं तो उसको बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्टडी डिज़ाइन। लॉन्गिट्यूडनल स्टडी डिज़ाइन से हम मेजर करते हैं इंसिडेंस ऑफ द डिजीज, नेचुरल हिस्ट्री ऑफ द डिजीज एंड एसोसिएशन बिटवीन द इनिशियल कैरेक्टरिस्टिक एंड द डेवलपमेंट ऑफ द डिजीज। ये इंपॉर्टेंट है। क्रॉस सेक्शनल स्टडी में हम क्या कर रहे थे, ये सिंगल एग्जामिनेशन स्टडी थी। यहाँ पे एक डिफाइंड एरिया के अंदर क्रॉस सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन को एग्जामिन किया जा रहा था। यहाँ पे रिसर्चर एक्सपोजर और डिजीज दोनों को एक साथ ही किसी भी पॉपुलेशन के अंदर मेजर करता है। लॉन्गिट्यूडनल स्टडी में किसी सैंपल ऑफ द पॉपुलेशन को बार बार रिपीटेड ऑब्जर्वेशन किए जा रहे हैं, उससे क्या मेजर किया जा रहा है, इंसिडेंस डिजीज का, नेचुरल हिस्ट्री डिजीज की, और एसोसिएशन क्या है इनिशियल करेक्टरिस्टिक के अंदर एंड डेवलपमेंट ऑफ द डिजीज। ये बोलते हैं हम लॉन्गिट्यूडनल स्टडी डिज़ाइन को। एक होता है केस स्टडी और एक होता है केस रिपोर्ट सीरीज। केस स्टडी क्या होता है, केस स्टडी में बी फॉर एग्जाम्पल अ पेशेंट, केस स्टडी क्या हो सकती है, कोई एक पेशेंट की हो सकती है, एक हेल्थ सेंटर की हो सकती है, एक्सेट्रा। सच अ केस स्टडी कैन प्रोवाइड क्वाइट यूजफुल इंसाइट इनटू अ प्रॉब्लम, ठीक है। केस स्टडीज आर कॉमन इन सोशल साइंस, मैनेजमेंट साइंस एंड द क्लिनिकल मेडिसिन। केस रिपोर्ट सीरीज क्या होती है, एन ऑब्जेक्टिव और एंड अ ब्रीफ रिपोर्ट ऑफ ए क्लिनिकल करेक्टरिस्टिक और आउटकम फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ क्लिनिकल सब्जेक्ट। केस रिपोर्ट बोलते हैं कोई भी ऑब्जेक्टिव या कोई ब्रीफ रिपोर्ट क्लिनिकल करेक्टरिस्टिक की या फिर कोई फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ क्लिनिकल सब्जेक्ट पे, उसे बोलते हैं केस रिपोर्ट सीरीज। नेक्स्ट आती है कोरिलेशनल स्टडीज। कोरिलेशनल स्टडी में क्या किया जाता है, दिस स्टडी यूज द डाटा फ्रॉम द एंटायर पॉपुलेशन टू कंपेयर डिजीज फ्रिक्वेंसी बिटवीन द डिफरेंट ग्रुप ड्यूरिंग द सेम पीरियड ऑफ टाइम और इन द सेम पॉपुलेशन। इस स्टडी के अंदर डाटा जो होता है पूरे एंटायर पॉपुलेशन से कंपेयर किया जाता है डिजीज फ्रिक्वेंसी बिटवीन द डिफरेंट ग्रुप ड्यूरिंग द सेम पीरियड या फिर सेम पॉपुलेशन के अंदर। नेक्स्ट आती है हमारी डिस्क्रिप्टिव के बाद एनालिटिकल स्टडीज होती है। एनालिटिकल स्टडीज में सबसे पहले आती है केस कंट्रोल स्टडी डिज़ाइन। वहाँ था क्रॉस सेक्शनल, यहाँ आई केस कंट्रोल स्टडी डिज़ाइन। केस कंट्रोल स्टडी डिज़ाइन को रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी भी बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, और बोलते हैं बैकवर्ड लुकिंग स्टडी, ठीक है। दो चीज़ें याद रखनी है, केस को क्या बोलते हैं, केस कंट्रोल को रेट्रोस्पेक्टिव और बैकवर्ड लुकिंग स्टडीज। केस कंट्रोल स्टडी कॉमनली यूज चीप एंड एफिशिएंट एपिडेमोलॉजिकल स्टडीज। इसके अंदर चीप एंड एफिशिएंट एपिडेमोलॉजिकल स्टडीज का इस्तेमाल किया जाता है। केस कंट्रोल स्टडी के अंदर सबसे पहले हम सेलेक्ट करते हैं केस को, कहाँ से, यूजुअली रैंडम सैम्पलिंग मेथड के जरिए। दूसरा क्या करते हैं, हम सेलेक्ट करते हैं कंट्रोल ग्रुप को। ये हुई हमारी केस कंट्रोल स्टडी। अब आते हैं कोहर्ट स्टडी, इंपॉर्टेंट है। कोहर्ट स्टडी को, इससे अलावा कोहर्ट स्टडी को इंसिडेंस स्टडी भी बोला जाता है, फॉरवर्ड लुकिंग स्टडी। इससे पहले मैंने बताया आपको केस कंट्रोल स्टडी, केस कंट्रोल स्टडी को बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी और बैकवर्ड लुकिंग स्टडी, जबकि कोहर्ट स्टडी जो है इसको बोला जाता है इंसिडेंस स्टडी या फिर फॉरवर्ड लुकिंग स्टडी। कोहर्ट स्टडी के अंदर सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं रेफरेंस पॉपुलेशन को। ये कहाँ से सेलेक्ट करते हैं, फ्रॉम दिस वी सेलेक्ट द स्टडी पॉपुलेशन। पहले रेफरेंस पॉपुलेशन सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, उसमें से फिर स्टडी पॉपुलेशन निकालते हैं और स्टडी पॉपुलेशन से हम फॉर्मुलेट करते हैं दो कोहर्ट,
ऑन द एक्सपोजर टू द रिस्क फैक्टर। ठीक है, यानी सबसे पहले क्या करना है, हमें रेफरेंस पॉपुलेशन निकाली, रेफरेंस पॉपुलेशन के बाद हमने निकाली इसमें से स्टडी पॉपुलेशन। अब स्टडी पॉपुलेशन में से बनाएंगे 2 कोहर्ट ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपोजर टू द रिस्क फैक्टर। जो ये जो सिलेक्शन है इस तरीके से किया जाएगा दैट वन कोहर्ट इज एक्सपोज टू अ रिस्क फैक्टर, जिसे बोलेंगे हम स्टडी कोहर्ट, और दूसरा कोहर्ट जो होगा वो एक्सपोज नहीं होगा रिस्क फैक्टर के लिए, उसे बोलेंगे कंट्रोल कोहर्ट। फिर इन्हें फॉलो अप किया जाएगा फॉर अ पीरियड ऑफ 10 to 20 ईयर्स। उसके बाद हम एनालाइज करेंगे डाटा को एंड फाइंड करेंगे कितने लोग ऐसे थे जो एक्सपोज में से थे उन्हें डिजीज हुई, और कितने ऐसे थे जो नॉन एक्सपोज ग्रुप में से थे जिन्हें डिजीज हुई। तो इस तरह की स्टडी को बोलते हैं कोहर्ट स्टडी। फिर आती है रेट्रोस्पेक्टिव कोहर्ट स्टडी डिजाइन, जिसे हिस्टोरिकल कोहर्ट भी बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं, इन विच द आउटकम हैज ऑलरेडी अकर्ड। इस तरह की जो स्टडी होती है इसके अंदर आउटकम पहले से ही हो चुका होता है स्टडी को स्टार्ट करने से पहले। यहाँ जो रिसर्चर होता है वो पीछे जाता है टाइम में 10 से 20 साल तक टू सेलेक्ट करने के लिए अपना स्टडी ग्रुप को एंड कंट्रोल ग्रुप को। किसके थ्रू जाता है, फ्रॉम द अवेलेबल रिकॉर्ड से। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं हिस्टोरिकल कोहर्ट। नेक्स्ट आती है रेट्रोस्पेक्टिव कोहर्ट स्टडी डिजाइन। In prospective cohort study design, investigator should present from the beginning of the study। कह रहे हैं जो प्रोस्पेक्टिव कोहर्ट स्टडी डिजाइन होता है उसके अंदर इन्वेस्टिगेटर को शुरुआत से प्रेजेंट होना चाहिए, जबकि रेट्रोस्पेक्टिव प्रोस्पेक्टिव कोहर्ट स्टडी डिजाइन के अंदर हमें जो है बेनिफिट मिलता है कोहर्ट स्टडी का विदाउट अवर कंटिन्यूस प्रेजेंस थ्रू आउट द स्टडी पीरियड। फिर आता है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन। द पर्पस ऑफ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन क्या होता है, आइडेंटिफाई करना एंड फॉर्मुलेट करना रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर मोर प्रिसाइज इन्वेस्टिगेशन दैट इज डेवलपमेंट ऑफ हाइपोथेसिस। सो हियर मोर एम्फेसिस इज लेड ऑन डिस्कवरिंग न्यू आइडियाज एंड इनसाइट। तो आज मैंने आपके साथ डिस्कस किया रिसर्च डिजाइन, या जिसे बोलते हैं स्टडी डिजाइन। तो कितने टाइप का होता है और किस किस के अंदर कौन कौन से रिसर्च डिजाइन आते हैं, ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा आई होप। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है मेक श्योर आप इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर मैं आपसे बात करूंगी हाइपोथेसिस के बारे में। जब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच।